दोस्तों, कैंडिड टॉक्स करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसे बिल से जुड़ा हुआ है जिसे मोदी गवर्नमेंट काफी अहमियत दे रही है। FCRA अमेंडमेंट बिल। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का सीधा ताल्लुक उन ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशन से है जो बाहर के देश से फंडिंग हासिल करते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि फॉरेन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मिस यूजेस को रोकना चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि प्रपोज्ड चेंजेस से गवर्नमेंट को एनजीओस और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल सकता है। और अब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो बिल पार्लियामेंट में आगे बढ़ने वाला था वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेज दिया गया है। ये बीजेपी की हार नहीं है, बिल खत्म नहीं हुआ, लेकिन क्या ये बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल सेटबैक जरूर है और क्या इसका असर अगले बड़े पॉलिटिकल इश्यूज यानी डीलिमिटेशन बिल पर भी पड़ सकता है? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर। इसाकी सर, कैंडिड टॉक के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इसाकी सर, आम व्यूवर्स के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि FCRA आखिर है क्या, फॉरेन फंडिंग पर गवर्नमेंट का कंट्रोल क्यों है और प्रपोज्ड अमेंडमेंट में गवर्नमेंट क्या बदलना चाहती है आखिर? तो मेनली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑलरेडी एक एक्ट है। मतलब ये क्या है बोले तो बाहर के मुल्कों से कई लोग, बहुत सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओस है, कहीं कहीं इंडिविजुअल्स भी वगैरह भी है, किसको भी कभी बाहर से थोड़ा फंडिंग आते रहता। मतलब यहाँ पे इदारे चलते रहते ना एनजीओस, बोले तो वो गरीब लोगों को मदद करने का, आरफान्स को, मतलब क्या बोलते थोड़े फिजिकली चैलेंज्ड पीपल को ओल्ड एज होम्स चलाना, ऐसे कई कई एजुकेशन स्कॉलरशिप देना, ऐसे कई इदारे चलते रहते। और उसमें जो है रिलीजियंस, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम, हिंदू, ऐसा पूरा जो है जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो कई कंट्रीज से फंडिंग मिलता रहता है। तो उसके ऊपर क्या है, गवर्नमेंट एक चेक रहता, तो कहाँ से आ रहा फंडिंग, क्या है, किस तरीके से आ रहा बोल के थोड़ा सा मॉनिटरिंग करने का एक एक्ट है ये। तो उसमें कुछ धांधलियाँ नजर आई, कुछ दूसरा इस्तेमाल हो रहा बोले तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की एक निगरानी रखने के वास्ते। लेकिन अब नया अमेंडमेंट एक्ट जो है और थोड़ा मतलब हर पैसा, एक पैसा कहाँ से कौन से मुल्क से आ रहा, कहाँ पे खर्चा हो रहा, क्या है बोल के बोले तो राइट फ्रॉम शुरुआत से लेके आखिर तक, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिविजुअल हो, लेकिन किसी को शख्सी तौर पे भी कोई मदद भेजते रहते ना, तो इसी तरह ये पूरा RSO इसको एक करने को, उसको पूरी अपनी तरह पूरी निगरानी में हाथ में लेना चाह रही थी वो। तो उसके लिए अब उसके ऊपर अपोजिशन एतराज़ करे, कहीं कुछ अप्रहेंशंस, मतलब उसके ऊपर थोड़े शक का भी अपोजिशन से मुजाहिरा हुआ। तो बताया जाता है कि इंटरनल पार्टी में भी, यानी बीजेपी के अंदरूनी तौर पर भी ये बिल से लेके कहीं जो है लोगों में, ख़ास करके कई लोगों में फंडिंग वगैरह लेके कई डाउट्स क्रिएट हो रहे। तो इसीलिए इमीडिएटली जो है इसको पास करने के बजाय इमीडिएटली इसको जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, बोले तो मुख्तलिफ पार्टीज़ के मेंबर्स उसमें कमेटी बनती, उसको सौंपा जाता है। उसमें जो है खामियां जो है, खूबियाँ क्या है, खामियां क्या है, इसको जांचना, उसमें कुछ जो भी तब्दीलियां लाना है, उसमें कुछ करेक्शंस करना है, ये सब करके वो कमेटी रिपोर्ट देती है। तो उसके बाद में फिर मतलब उसका क्या है, बिल तो इमीडिएटली ऑलरेडी फॉरेन FCRA तो इन फोर्स में है, ये अमेंडमेंट है जी, जिसको जो है ज़्यादा और थोड़ी एडिंग सेक्शंस वगैरह करके अमेंड करके इसको नया एक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। ये कोशिश फिलवक्त जो है एक ब्रेक हो गया समझो। अब जेपीसी कब रिपोर्ट पेश करती, वो कब फिर ऐवान मतलब पार्लियामेंट में कब वापस आएगा, कब उसके ऊपर बहस होगा, इसका कोई एक टाइम फ्रेम नहीं रहता। फिलवक्त तो वहाँ पे गया, उसके बाद में कब कमेटी कायम होती है पूरा थोड़ा टाइम बिंग। अब फिलवक्त तो जो है वो अमेंडमेंट है,
जो बीजेपी गवर्नमेंट लाना चाह रही थी वो वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट फिलौखत तो कामयाब नहीं हुई। जैसा कि आप बोले हार नहीं बोल के, तो इमीडिएटली क्यों बोले तो अभी बिल तो डेड नहीं हुआ जो आप बोले जैसा, इसीलिए अब बिल के पर फिर नजरसानी होने के बाद में फिर अगर इमीडिएटली फिर अगर बिल पास हो गई वही सेम क्लासेस के से अगर बिल आ गई तो बीजेपी का जो है कामयाबी होती। नहीं बोल के फिर कब चलता क्या होता है, एक तो अनसर्टेनिटी हो गया ना, एम्बिग्यूटी जी। पैदा होगी कब होगा। हम्म। तो ये मेनली इसीलिए एक सेटबैक कहा जा सकता है कि बीजेपी को एक सेटबैक है। और सर, बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट जी इस बिल को इतनी अहमियत क्यों दे रही है? क्या गवर्नमेंट का तो कहना है कि फॉरेन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, लेकिन क्या इसके पीछे नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ एक बड़ा पॉलिटिकल कंसर्न भी है? एक्चुअली ये इश्यू क्या है बोले तो आपको याद होगा 2024 में भी जी। बीजेपी एक बड़ा मुहिम चलाई थी कि इंडिया में कई अपोजिशन पार्टीज को और कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को जो है इंडिया में अनरेस्ट क्रिएट कराने के लिए कई चंद बैरूनी मुल्क मतलब फॉरेन कंट्रीज से बड़ी पैमाने पे फंडिंग आ रहा बोल के। जी। इसी तरह कोई एक आधा न्यूज़ एजेंसीज के ऊपर भी राइड होना, ईडी का राइड होना, एक आधा एडिटर्स को जो है जेल में भेजना, जैसा न्यूज़ क्लिक के एडिटर को जेल भेज दिए उन्होंने कई लोग। उसके बाद से माहौल ऐसा क्रिएट करे कि भाई ये नेशनल सेफ्टी के लिए, नेशनल मतलब मुल्क के सुरक्षा के लिए खतरा है, एक माहौल क्रिएट हुआ था। तो अब क्या है बोले तो आने वाला हर एक पैसा किस किस को जा रहा, तो अब कोई पार्टी को भी जा रहा समझो। जनरली क्या है, कोई भी पहले पार्टी को भी फंडिंग होता था, इवन उसी तरीके से बीजेपी को भी कई डोनेशंस वगैरह आते बोल के कभी अपन न्यूज़ में सुनते रहते हैं लोग आया, इवन कहाँ आपके कितने फॉरेन फंड्स आए बोल के अपोजिशन रेस करना है, पूरा चलते रहा। तो इसमें मेन क्या है बोले तो एक न्यूज़ अब न्यूज़पेपर्स जितना भी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, ज़्यादातर मीडिया जो है गवर्नमेंट के कब्जे में चले गया। और बाकी के जो भी मीडिया अब सर्वाइव हो रहा बोले तो वो लोगों को कहीं बाहर से फंडिंग मिल रहा, मीडिया के पॉइंट पे ही सोचेंगे। तो इसीलिए जो है उसको भी कर्टल कर देना है, कहीं ना कहीं रोक देना है बोल के। तो इसीलिए अब ये बिल जैसा भी इंट्रोड्यूस करने का था, माहौल ऐसा क्रिएट कर दी कि एक हाई पैसा क्रिएट हो गया कि अब बीजेपी के हाथ में, हुकूमत के हाथ में ऐसा हथियार है कि हर पैसा भी गिना जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यही चला था ना पूरे स्टोरियास पूरे। अभी क्या है, एफसीआर एक ऐसा हथियार लेके आ जा रहे अमित शाह, जो पूरों को जो है हमेशा कुचल देंगे अभी, और कोई भी जो है इससे ये शिकंजे से बचने वाला नहीं है। इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया था। तो अब वो क्या हुआ, अब यहाँ पे आने के बाद में तो गवर्नमेंट का मेन मकसद भी वही है कि भाई जो फंडिंग हो रहा उसको वो टैप को बंद कर दो। तो कई तरीके से जो है फाइनेंशियल भी अपोजिशन पार्टीज को जो भी मदद कर रहा उसको वीक कर दो, उसके फाइनेंशियल सोर्स को कर्टेल कर दो। तो इस तरह के मोमेंटम दिख रहा था। तो इसीलिए एफसीआर लेके आए, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एफसीआर ये लेके आए बोल के, ये मेन अब अपोजिशन का भी वही कहना है। और अपोजिशन और एक सवाल उठा रही थी कि भाई पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड एक्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों को भी हम चेक करेंगे इंडिविजुअली, मतलब शख्सी तौर पे किसी को पैसा आया तो भी वो भी चेक करेंगे बोल के। तो अपोजिशन ये सवाल उठाई। फिर आरएसएस का मामला क्या है, क्योंकि आरएसएस अनरजिस्टर्ड बॉडी है, तो उसको कैसा इसके परव्यू में लाते, तो उसके बारे में हुकूमत से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। तो ये सब लेके, और बाद में नेक्स्ट क्या है, बहुत सारे क्रिश्चियन अदारे हैं, वो लोगों के ऊपर एलिगेशन इल्ज़ाम क्या है, ये लोगों को कन्वर्शन के लिए उधर से इधर से एक फंड लेके आ रहे, लोगों को कन्वर्शन करे तो पैसे लेके कन्वर्शन करवा रहे, बल्कि बीजेपी पूरा हमेशा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम उनके ऊपर एलिगेशन थोपते रहती। तो ये भी ये फंडिंग के ऊपर भी एक दूरबीन डाल के देखना है कि भाई कौन पैसा भेज रहा, किस पर्पस के वास्ते यूज़ कर रहे बोल के। तो ये पूरा बीजेपी का मकसद था। तो बीजेपी बोल रही कि नेशनल इंटरेस्ट में अपोजिशन हो, और जो ऑलरेडी
बेनिफिट उठा रहे थे फॉरेन फंडिंग से, वो लोगों का कहना है कि भाई ये लोग शिकंजा कस रहे हैं हमारे ऊपर बोल के। और अपोजिशन और एक बात बोल रही कि भाई अननेसेसरी हरास करके पूरी तरह जो है वो लोगों को डराना धमकाना, उनके ऊपर दूसरी तरह ये करने के वास्ते, ऑलमोस्ट उनको ब्लैकमेल करने के वास्ते एक्ट लेके आ रहे बोल के उनके ये चल रहा था। तो अब ये पूरा अल्टीमेटली अब जेपीसी के पास गया था। तो सर अपोजिशन इस बिल की मुखालिफत आखिर क्यों कर रही है? क्या उनका मेन कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट को एनजीओस और फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस जो है, फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसको एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा पावर मिल सकता है। तो क्या अपोजिशन को गवर्नमेंट के प्रपोज्ड एसेट कंट्रोल प्रोविजन, तो इसके ऊपर ज़्यादा एतराज़ है क्या? वही मैं अपना पूरा बहस का निचोड़ वही है कि भाई पहले सरसरी देख रही थी गवर्नमेंट, अब क्या कर रही है, अब टोटल एक पाई से सिंगल पाई कहाँ से आ रहा कार, पूरा टोटल कंट्रोल, और कभी भी आ सकती, कभी भी देख सकती, अकाउंट चेक कर सकती, कहाँ से आया पैसा, किधर गया, और वहां से वहां पे उसका एंड रिजल्ट क्या, मतलब एंड यूजर कौन है उसका, यहाँ तक पूरा उसको ट्रैक डाउन करने का एवरीथिंग उसमें क्लासेस बना के जो है पूरे कवर, कभी भी मतलब ब्लैंकेट पावर बोलते हैं ना उसको, आपको पूरी तरह आप लोग जाके चेक करने का पूरा इसमें लेके आ रहे प्रोविजंस, मतलब कोई भी चीज़ उसमें और सेफ गार्ड करने के लिए कोई वो लोगों को चांसेस नहीं मिल रहे। और मेन मकसद ये है कि भाई पूरी तरह तो फॉरेन फंड से जो है इलीगल तरीके से जो भी आ रहे उसको कर्टेल करने के वास्ते अपोजिशन इनका एतराज़ नहीं कर रही, मगर जो तरीका जो आप अपना रहे हर एक को भी शक, एक्सेप्ट आपके लोगों को छोड़ के सब लोगों को आप शक के नज़र से देख रहे। अब उनका ये कहना ये है कि जब आरएसएस के बारे में वो लोग सवाल उठा रहे बोले तो क्या है, अब इंडिविजुअली वालों को भी हम शख्सी तौर पे भी अगर पैसा मिला तो हम जो है छानबीन करेंगे बोल के एक्ट में बता रहे जी। ओके, तो छानबीन किस तरह से होंगी, सपोज एक्स आदमी को आया, आप उसके ऊपर कर दिए, लेकिन वही बंदे को भी पैसा मिला फॉरेन से, लेकिन वही बंदे को जो है आरएसएस या नहीं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप छोड़ दीजिए। इसको क्या क्राइटेरिया है, यानी अपनों को किस तरह ट्रीट करते, दूसरों के साथ कैसे एक इक्वल ट्रीटमेंट होगा। तो फिर आरएसएस को क्या कर रहे हैं आप, आरएसएस को इदारे को बीच में ला रहे अंदर, तो ला रहे तो उसका फ्रेमवर्क क्या है ये बताओ बोल के अब मेन अपोजिशन पार्टी के.सी. वेणुगोपाल वगैरह, उनके श्रेण के.सी. वेणुगोपाल बोले तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, तो ये लोग और दिगर लोग भी जितने भी स्टेटमेंट्स दिए और जो भी अपोज कर रहे हैं, टोटल एज ए बिल हम अपोज करने का नहीं है, लेकिन जो प्रोविजंस आप उसमें इनकॉर्पोरेट करें उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें जो है थोड़ा दाल में काला नजर आ रहा, तो हमारे को इसके ऊपर वो लोग एतराज करें। अगर अब सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो है FCRA बिल को जेपीसी के हवाले कर दिया गया, तो हम इसे बीजेपी की हार तो नहीं कह रहे क्योंकि बिल अभी जिंदा है, लेकिन क्या ये बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल सेटबैक जरूर है? जो बिल पास होने की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, उसका जेपीसी में जाना गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा पास है? तो पहले भी अपन पहले सवाल में भी अपन यही बात भी थोड़ा सा है ना, अब इसमें डायरेक्टली आपको बोला, अगर बिल पास होकर रहता तो हमें 100% बीजेपी अपने कामयाबी के तौर पे उसको पेश करती थी। ओके, वो चांस बीजेपी के हाथ से अब हट गया, तो एक हिसाब से सेटबैक ही है। अगर बिल पास होना, अगर बिल हार जब माना जाता था, अगर उसमें बीजेपी इसके लिए डिवीजन ऑफ वोट्स के लिए अगर होके रहता, उसमें बीजेपी को कम ये बिल के फेवर में वोट्स कमा के अगर उसके अपोजिट में ज़्यादा वोट आकर, तो जब हम हार के हिसाब से ही करते थे। अब वैसा तो वहाँ तक बीजेपी इस इश्यू को भी नहीं लेके गई, क्योंकि बीजेपी के माइंड में भी थोड़ा बहुत शक था कि भाई ये वहाँ तक जाने के बाद में हमारे को नेगेटिव क्या बोलते हैं उल्टा असर होता, उसका असर होने का अंदेशा दिख रहा। तो इसी से अच्छा है कि भाई मान लो, क्योंकि वही मैं बताया ना, पार्टी में अंदरूनी भी चंद एक तरह से माहौल ऐसा बिल्डअप हुआ कि भाई इसको इतना ज्यादा जो है स्ट्रेस मत करो, मतलब
टूटे तक जो है खींचने की क्योंकि कोशिश। आज तक कभी आरएसएस ने अपना हिसाब नहीं दिखाया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसकी वजह से हिसाब दिखाना शुरू होना हाँ नहीं जरूरत नहीं, पड़े। डिमांड तो आ जाता है ना, अगर आरएसएस पे नहीं लेके आए पहले तो अंडर वो आप उसके, वही मैं बताया कि उसका आपका पहले जवाब नहीं मिला क्लियर जी। कट। यस, हम आरएसएस को भी लेके आ रहे हैं, आरएसएस को रजिस्ट्रेशन करना है, उसको भी पैसा कहाँ से आ रहा, अगर बोल के गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया तो लोगों में भी एक माहौल क्रिएट होती थी कि भाई नहीं, इससे फेयर, फ्री एंड फेयर पॉइंट ऑफ व्यू में ये एक्ट बना जा रहा। लेकिन यहाँ पे जो है उसके ऊपर तो कोई क्लियर कट क्लैरिफिकेशन नहीं आया ना, तो लोगों के जहन में भी जो है एक डाउट्स क्रिएट हो जाते। तो ऐसे टाइम पे जो है आप ज़्यादा स्ट्रेस करना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हम जेपीसी को भेज देंगे, देखा जाएगा। बल्कि अगर ये पास होकर रहता तो हमेशा वो लोग जीत भी करते थे, जश्न मनाते थे, और पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बहसा कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, टारगेट भी अभी तक बना देते थे, ये फलाना इदारा आने वाला है, फलाना इदारा आने वाला है, फलाने न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन आने वाली है, नहीं तो फलाना यूट्यूबर उसमें आता, फलाने इन्फ्लुएंसर, अभी तक हंगामा होते रहता था। नई इंट्रोड्यूस होने से पहले ही इस तरह के स्टोरीज चले। अगर वो हो जाके रहता, बिल एनैक्टमेंट होकर रहता, एक्ट के शक्ल लेके रहती, तो आज हंगामा अलग रहता था। तो एक तरफ से जो है स्टूडेंट का एजिटेशन के वजह से क्रिएट हुआ सो माहौल, और सेशन में चल रहा सो गर्मा गर्मी का माहौल, ये सब देखा गया। तो अब इमीडिएटली बीजेपी भी सोच कर रही थी कि भाई इसको डोंट स्ट्रेच टू मच, इसीलिए बोल के वहाँ पे जेपीसी को प्रेफर कर दिया। तो सर अब इसको एक बड़े पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में अगर देखें तो पार्लियामेंट में अपोजिशन अमित शाह को लेकर भी एक प्रेशर बना रहा है, एफसीआरए को लेकर भी एक स्ट्रांगली अपोज कर रहा है जी। तो अगर ये बिल जबकि जेपीसी में चले गया तो अगर गवर्नमेंट डीलिमिटेशन बिल को स्पेशल इसमें लाने की कोशिश कर रही है तो ये एफसीआर का सेटबैक के बाद बीजेपी अपने जो तरीक़ेकार है उस पे फिर क्या नए से कुछ पुनरालोचना करने की जरूरत पड़ती है? वही, अब एक अगर आप एफसीआरए का बिल जी आप एनैक्टमेंट होके रहता तो जनरली जोश बन जाती है ना भाई, क्योंकि माहौल ऐसा क्रिएट करे कि भाई इसके बाद नेक्स्ट डीलिमिटेशन ही है, जैसा एक माहौल क्रिएट हुआ था। और अमित शाह जो है एक से दूसरे से पार्टी से नेगोशिएट करते रहना, उनसे बातचीत करते रहना। अभी आज नहीं कल इंट्रोड्यूस, यही अपन इसके पहले भी कर रहे थे, सेशन में इंट्रोड्यूस होने वाला है बल्कि, तो सेशन में इंट्रोड्यूस होने से पहले ही आपको माहौल दूसरा शक्ल ले लिया स्टूडेंट के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। अब मामला एक तो पहले धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन, एक पहला सेटबैक बीजेपी को, ओके। उसके बाद में क्या हुआ, स्टूडेंट्स का बढ़ते गया और अमित शाह को पिक्चर में लेके आके अपोजिशन पूरा टारगेट अमित शाह पे कर दी कि स्टूडेंट्स के ऊपर फायरिंग करने की इजाजत कौन दिए तो क्या दिए तो भी जिम्मेदारी उनकी है ना, हाँ या ना के बीच में फंसा के रख दिए वो। तो वो टोटल वो लोग हाउस में एंटर होना ही उनका बंद हो गया पिछले 17 दिन से। अब कल 18 दिन के बाद मेरे ख्याल से कल तो क्लोज है, लास्ट डे है, 13 तारीख को लास्ट हो जाती। तो ऐसे माहौल में जो है ये बिल जेपीसी को लेके जाने की वजह से तो क्या होता, डेफिनेटली रीथिंकिंग, पुनरालोचन। तो सोचना पड़ता कि भाई अगर हम फिर क्या माहौल क्या था, ये बिल पास हो गया तो स्पेशल सेशन लेके आएंगे, आज नहीं हुआ तो भी एफसीआरए का बिल पास होने के बाद में, और एक दो साथ में 2 बिल्स थे वो भी अगर हो गए इस सेशन में, तो एक स्पेशल सेशन बुलाएंगे जब तक पूरा माहौल जो है अमित शाह कंट्रोल में रहता है। अमित शाह ग्राउंड प्रिपेयर करके रख दिए, सिर्फ ये सेशन के ये बिल्स पास होना एक ही बाकी है, उसके बाद नेक्स्ट वही बिल है, जैसा एक माहौल क्रिएट करके रखे। तो अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ वोट तक मांगे तक जो है हिम्मत नहीं कर सके। तो मतलब अगर अंदरूनी इंटरनल एनडीए के पार्ट जितने भी एफिलिएट अलायंस पार्टनर्स है उनके बीच में भी कुछ ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके वो माहौल, बदला हुआ माहौल, पॉलिटिकल माहौल पे कुछ चर्चा हो रहा होगा। तो अब नेचुरली अब क्या होता है, एक ब्रेक जैसा हो गया। तो एक ब्रेक के बाद में इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप के बारे में भी डेफिनेटली कोई भी बंदा नेचुरली, और पॉलिटिकल पार्टी तो 1-2 और सोचती हो सकता है कि अब फिलोखत के लिए ब्रेक पड़ा, फिर कल आगे चल के कुछ दूसरे डेवलपमेंट्स लेके, अब कल लास्ट डे 13 अगस्त को क्या होता, आज तो 12 है, अपन बातचीत कर ले रहे, 13 अगस्त के दिन क्या होता, उसके बाद किस तरह की माहौल क्रिएट होती क्या है, ये उसके ऊपर वो डिपेंड होकर रहता। फिर वक्त तो ये सेशन में तो डिलिमिटेशन बिल नहीं है अभी तो, कल तक, क्योंकि अभी बिजनेस में का
आज रात में अपन बात कर रहे हैं, अगर वहां पे कुछ बुलेटिन रिलीज होके कल सुबह में ये कर रहे हैं बोले जी तो नहीं मालूम, मगर अभी तक तो कोई ऐसी तरह का डेवलपमेंट नहीं है। अगर वो माहौल रहता तो भी अलग बात रहता था। और मेन आज का डेवलपमेंट क्या है, अमित शाह, मैं सवाल का जो है पूरा बहस का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं हाउस को आ रहा हूँ, मगर राहुल गांधी जो है मुंह छुपा रहे बोल के। राहुल गांधी कह रहे हैं आपका लेक्चर सुनने की कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप माफी मांगो, रिजाइन करो बोल के। वो कल का माहौल रहता हो, 13 तारीख का माहौल। उसके बाद फिर एडजर्न हो जाता, क्या इंडेफिनेटली एडजर्नमेंट देते थे, फिर कब नेक्स्ट सेशन तो होता। आखिर में आपको क्या लगता है कि FCRA बिल को जेपीसी में जाना ये टेम्पररी हडल है या फिर एक बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल वार्निंग है? और क्या इसका सबसे बड़ा असर क्या हो सकता है? क्या गवर्नमेंट डिलिमिटेशन जैसे सेंसिटिव इश्यू को स्पेशल सेशन से लाने से पहले ज्यादा एहतियात करेगी? वही मैं अभी बताया सो आपको, वही है जी, जी। कि इमीडिएटली एक ब्रेक गिर गया ना। अब ये ब्रेक के बाद जो है आगे बढ़ना बोले तो 1 से 2 बार सोचते। जी हाँ। तो इमीडिएटली आज कल परसों में इमीडिएटली हाल में जब तक थिंग्स सेटराइट होए, सेटराइट होने के बाद में जो है जब स्पेशल सेशन बुलाना, जब कोई नंबर भी होना है ना। और एक वहां पे डिलिमिटेशन को लेके एक तरफ से तमिलनाडु का मेन क्या है 362 और नंबर 2/3 ऑफ मेजॉरिटी रहना, 543 में 362 होना। अगर कोई एब्सेंट हो गया तो उसमें थोड़ा वो हिसाब से वो अर्थमेटिक्स में अब नहीं जाएंगे। मेनली अब ये लोगों को ये था कि भाई बीजेपी को डीएम के साथ देंगे बोल के। लेकिन डीएम का भी एक प्रॉब्लम हो गया कि डीएम के का स्टेप एक आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि वहाँ तमिलनाडु को पर्टिकुलरली ये डिलिमिटेशन से लेके कई एतराज है, पहले उसके खिलाफ आवाज उठाए सो भी डीएम के ये स्टालिन। तो अब क्या हो गया, कुछ माहौल ऐसा क्रिएट हो गया कि बीजेपी के साथ डीएम के सेल होने वाली है बल्कि, मतलब उनके साथ में जाने वाली है बल्कि। तो इस बीच में वहाँ के चीफ मिनिस्टर ऑल पार्टी में मीटिंग बुला के अब जो 543 सीट्स है उसको वैसा ही बरकरार रखना है, उससे आगे नहीं बढ़ना बोल के एक रेजोल्यूशन पास कर दिए वो लोग जी। तो जो भी करे हम अपोज करेंगे बोल के। वो मीटिंग में डीएम के नहीं है उसके, इसीलिए क्या हो गया, वो डीएम के को भी जो है पॉलिटिकली वहाँ पे एक इनकन्वीनियंस पोजीशन पे है। तो ऐसे सूरत हाल में स्टालिन का स्टेटमेंट आया कि भाई हम अगर बिल भी अगर रखे तो हम कोई बीजेपी के साथ देने वाले नहीं है। तो हो सकता है फिर आके नेगेटिव भी वोट करेंगे, खिलाफ में वोट करेंगे बिल के अगेंस्ट में, या फिर दूसरा क्या उनका क्या स्टैंड रहता नहीं दूसरा। और एक ये कि भाई एक तरफ से शरद पवार के भी स्प्लिंटर ग्रुप आने वाला है, सपोर्ट करने वाला है बल्कि, वैसा भी कुछ आसार उधर भी नहीं दिख रहे। और इंटरनल में भी कई एमएलए लोकल अब ऊपर से जो है सपोर्ट करे जैसा दिखे तो भी चंद्रबाबू नायडू को भी प्रॉब्लमेटिक होने का दिख रहा वहाँ पे। तो हो सकता है कि भाई हम भी कुछ सोचना पड़ता, बल्कि वो लोग भी कुछ बोले होंगे। तो अब इमीडिएटली हिम्मत करने के कोई ये नहीं दिख रहा। हो सकता आइंदे वाले 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद माहौल। और रहा FCRA का सवाल, वो क्या है, वो जेपीसी को गया जी। ये बिल यही गवर्नमेंट में आ सकता, नहीं तो जेपीसी 2 साल के बाद दे सकती, या नहीं तो फिर कुछ नेगेटिव ओपिनियन दे सकती, जैसा कि वक्फ बोर्ड का हुआ था। क्या हुआ, बहुत दिनों के बाद चल के वो लोग थोड़े अमेंडमेंट्स के साथ दे दिया, वो फैक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा ना, उसी तरह इम्प्लीमेंट भी हो सकता, या नहीं तो हमेशा के लिए जेपीसी के पास एक रिपोर्ट देने के बाद होता, फिर नए सर से दूसरा कुछ अमेंडमेंट लेके आ सकते। तो अब तो बीजेपी के जोर को जो है एक ब्रेक तो हुआ, वो ब्रेक के वजह से वो रीथिंक करने के चांसेस रहते हैं। इसाखी सर, कैंडी स्टॉक की स्टूडियो की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू। तो दोस्तों, FCR बिल अभी खत्म नहीं हुआ है, गवर्नमेंट इसे वापस ला सकती है और जेपीसी के रिकमेंडेशन के बाद लेजिस्लेटिव प्रोसेस के साथ ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन सियासत में सिर्फ बिल का जिंदा रहना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, टाइमिंग और पॉलिटिकल मोमेंटम भी बहुत मैटर करता है। FCRA बिल का जेपीसी में जाना बीजेपी के लिए हार नहीं, लेकिन एक सेटबैक जरूर है। और अब देखना यह है कि क्या इस बदले हुए पॉलिटिकल माहौल में बीजेपी डिलिमिटेशन बिल को लेकर आएगी या अपने स्ट्रैटेजी टाइमिंग को दोबारा गौर करती है। इसी सवाल के साथ आज के कैंडिड टॉक
करंट अफेयर्स से इजाजत दीजिए। मैं हूं आपका होस्ट, आप देख रहे थे कैंडिड टॉक्स। जय हिंद,